हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटन के बारे में। टाइटन को लेकर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसके चलते स्टॉक मार्केट में ये टाइटन का जो शेयर है वो क्रैश भी हो सकता है। क्रैश इन द सेंस कि इसमें लगातार धीरे धीरे गिरावट आ सकती है और ये गिरावट कुछ सालों तक बनी भी रह सकती है। तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर है कि किस चीज़ को सपोर्ट, किस चीज़ की सपोर्ट मिलके ये स्टॉक प्राइस ऊपर गया, अभी क्यों ये सपोर्ट यहाँ से मिलनी बंद हो सकती है और क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से इससे दूर रहा जाए तो अच्छा है। देखो, मैं एक चीज़ पहले से ही क्लियर कर देता हूँ, टाइटन इज़ ए ग्रेट कंपनी। लेकिन कोई भी ग्रेट कंपनी के पीछे के जो फैक्टर्स हैं कि वो ग्रेट है क्यों, और बिज़नेस में अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, और अभी क्या रीज़न्स हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रुक सकती है, इवन कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को समझ लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा पर्पज़ आपको समझाना है। जो भी डिसीजन लेना है वो सब आपने अपने हिसाब से लेना है। ना मेरा पर्पज़ आपको डराना है, ना मेरा पर्पज़ आपको यहाँ पर लालच दिखाना है। मेरा पर्पज़ आपको एक समझदार इन्वेस्टर और ट्रेडर बनाना है कि हम कोई भी कंपनी में कभी भी ट्रेड करें तो हमारे पास सॉलिड रीजंस होने चाहिए। जब आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि हाँ, यहाँ पर स्टॉक मार्केट में स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम स्टडी को करके अपने आप को जहाँ पर हमें लग रहा हो कि ग्रेट कंपनी पैसा डबल हो जाएगा फिर से, हम वहाँ से बचा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो पैसे आधे रह जाएं। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम एक बार बिजनेस को समझें टाइटन के, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ समझने के लिए है, हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में गए, यहाँ पर हम प्रोडक्ट सेगमेंट में गए और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स कितनी है, 40,000 करोड़, ये लेटेस्ट नंबर है। इस टोटल सेल्स में ज्वेलरी का जो पोर्शन है 40,000 में से 35,900 करोड़ है, यानी कि 36,000 है। टोटल कितना है, 40,000 है। और ज्वेलरी का कितना है, ज्वेलरी का है यहाँ पर 36,000। इट मीन्स 90% तनिष्क से आता है बिजनेस। टाइटन जो तनिष्क ब्रांड है ज्वेलरी का, वो टाइटन कंपनी का पार्ट है। टाइटन के नाम से मेन बिजनेस नहीं होता टाइटन का, वो तनिष्क के नाम से होता है। और जो वॉचेस हैं और जो आई वियर्स हैं, वो बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है। सो वॉचेस आर ऑलमोस्ट 9% और 8%, और बचा हुआ अदर्स है, आईवीआर 1.5% है। तो मेजोरिटी जितनी भी है वो सारी की सारी ज्वेलरी से आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इनका सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट है वॉचेस का, जो टोटल सेल्स का सिर्फ 9% है, 8% है, उसकी लास्ट 10 ईयर्स में, इवन 11 ईयर्स में जो ग्रोथ है, दैट इज ओनली मीन्स डबल। ये 1500 से इंक्रीज होकर सिर्फ और सिर्फ 3300 हुई है, सिर्फ डबल हुआ है। आईवेयर सिर्फ और सिर्फ डबल हुआ है, 329 से 689। एंड अनएलोकेटेड तो छोटी सी ही फिगर है। तो जितना भी बिजनेस ग्रो किया है ना, सारा का सारा तनिष्क के बेस पर किया है, जो गोल्ड के इनकी ज्वेलरी बिजनेस है। तो ये सबसे पहले ये चीज समझ लेना जरूरी था कि पूरी टाइटन सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस है। तनिष्क है 92%, 90% के आसपास, बाकी सब बेकार है। और जितनी भी ग्रोथ भी आई है वो सिर्फ तनिष्क में ही आई है, बाकी में ग्रोथ नहीं आई। अब जो ज्वेलरी बिजनेस में ग्रोथ है, इस बात को समझना और डिटेल में अब इस चीज को समझते हैं कि ज्वेलरी बिजनेस में जो ग्रोथ आई है, ये वॉल्यूम में ग्रोथ आई है, मींस इन्होंने ज्यादा गोल्ड बेचा है, या ये ग्रोथ हमारी इसलिए आई है कि यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है 7,000 से इंक्रीज होकर दिस इज 35,000, मीन्स जो 5 टाइम्स की जो ग्रोथ है सेल्स में, ये 5 टाइम्स की सेल्स इन्होंने ज्यादा माल बेचा है इसलिए है, या गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं और वैल्यू बढ़ गई है इसलिए है। तो इसलिए एक बार गोल्ड के प्राइसेस देख लेते हैं कि 2012 से लेकर अभी तक गोल्ड के प्राइसेस में क्या इंपैक्ट आया है। अब जब हम यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस देखते हैं तो हमने इंडियन रुपीस में ही गोल्ड के प्राइसेस देख लिए, और यहाँ मार्च 2015 से इंडियन रुपीस में गोल्ड के प्राइसेस अवेलेबल हैं। लेकिन हम गोल्ड के प्राइसेस को उससे पहले भी चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर गोल्ड का जो इंटरनेशनल प्राइस था उसको ओपन किया, और ये अभी चार्ट यहाँ पर पूरा आ जाएगा। और जब यहाँ पर हमने ओपन किया 2012 से लेकर चलते हैं, हम इसमें साथ में क्या कर सकते हैं, गोल्ड मल्टीप्लाई बाय यूएसडी INR हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला
और इससे क्या इंपैक्ट होगा, इससे ये होगा कि ये इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। यूएसडी आईएनआर हमारा निकल कर आ गया और हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको आउंस से, क्योंकि ये जो प्राइसेस हैं गोल्ड के ये पर आउंस हैं और एक आउंस में कितना होता है, एक बार 1 OZ इन ग्राम्स ये हमारा होता है 28.3495। हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको डिवाइड भी कर दिया इस फिगर से, तो ये पर ग्राम आ जाएगा, लेकिन इसको पर 10 ग्राम कर लेते हैं तो इसको हम पॉइंट को यहां से हटाकर एक पहले रख लेते हैं और हमारा ये पूरा नंबर अच्छे से निकल कर आ जाएगा। यस, सो ये 57,570 ये स्पोर्ट का प्राइस निकल कर आ गया। अब हम जब इसको वीकली चार्ट देखते हैं, आप ये सब चीजें कर सकते हो, ये सब चीजें सीखने से आ जाती हैं, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब कुछ आ जाएगा कि कैसे हमने एक चार्ट को अपने इंडियन रुपी में पूरा कन्वर्ट कर लिया। तो 2012 से अगर हम बात करें, यहां पर 2012 मार्च 2012 से बात करें, सो उस टाइम पर प्राइस था 29,000, अभी प्राइस है 57,000, यानी कि डबल तो हमारा यहां पर गोल्ड का प्राइस हो गया है तब से लेकर अब तक। अब जब डबल का हमारा गोल्ड का प्राइस है तो यानी कि टाइटन का जो हमारा टोटल सेल्स ग्रोथ है 5 टाइम्स, इसमें से 2 टाइम्स तो हमारे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से हुआ है, यानी कि जो एक्चुअल में सेल्स में ग्रोथ हुई है लास्ट 10 ईयर्स में, दैट इज ओनली 2.5 टाइम्स। अब आप एक चीज समझ के चलो, सिर्फ 2.5 टाइम्स की यहां पर सेल्स ग्रोथ है एक्चुअल में, जेन्युइनली। अब एक नंबर और मैं आपको दिखाता हूं कि लास्ट 5 इयर्स में हमारा क्या सीन रहा। तो लास्ट 5 इयर्स के सीन को देखने के लिए हम सीधा गोल्ड अपना MCX वाला ही देख लेते हैं, क्योंकि उस केस में हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और 2017 से लेकर अब तक, जब से भी इन्होंने नंबर दिया हुआ मार्च 15 से अब तक 60,000 25,800 से ये डबल से ज्यादा है। ऑफ कोर्स ये ऑलमोस्ट अगर हम एग्जैक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करने लगें देन दिस इज 133% अप, यानी कि 2.3 टाइम्स है। और ये नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पर मार्च 15 से। तो मार्च 15 से अगर हम नंबर देखें, मार्च 15 में कितना था 9,430, अभी कितना है 35,000, यानी कि 4 टाइम्स के आसपास की ग्रोथ है। और 4 टाइम्स ग्रोथ में से यहाँ पर 2.3 टाइम्स ग्रोथ तो हमारी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से है, यानी कि लास्ट 7-8 इयर्स में जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है, जो इन्होंने ज्यादा माल बेचा है, वो डबल से ज्यादा नहीं है, लास्ट 10 इयर्स में 2.5 टाइम्स है। तो यहां इस बात को समझ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि सेल्स की ग्रोथ आ किस वजह से रही है, क्योंकि आगे जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं ना, वो इसी चीज से रिलेटेड हैं। अब इंडिया में जो गोल्ड की ग्रोथ हुई है, इंडिया में जो गोल्ड प्राइसेस की ग्रोथ है, वो किस वजह से है वो मैं आपको बताता हूं। ये गोल्ड में प्राइसेस बढ़ने की वजह से नहीं है। इंडिया में जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइस बढ़ने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इंडियन रुपीस के डेप्रिशिएट होने की वजह से हुआ है, यूएस डॉलर के एप्रिशिएट होने की वजह से हुआ है। ये सारा इंपैक्ट इसलिए है। मैं कैसे इस चीज को चेक कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां हम वापस से एक बार अगर हम यहीं से सेम लेवल देखें मार्च 15, हम एक और चार्ट ओपन कर लेते हैं सेम इसी तरीके से, जिससे हमें चीजें क्लियर हो जाए। और यहां पर हम गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस ओपन करते हैं, गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस ओपन करते हैं। ये हमारा लेवल है मार्च 15 का। ध्यान से समझना पूरी वीडियो को, आपको मजा आएगा कि इस तरीके से भी हम चीजों को समझ के और अच्छी वर्किंग कर सकते हैं। मार्च 15 में हमारे ये प्राइसेस थे। अब आप ये चीज समझकर चलो, ओवरऑल अगर हम इस बात को भी अगर देख लें तो हमारा टोटल मिलाकर कितना ग्रोथ आया मार्च से अभी तक, कितना ग्रोथ है, दिस इज 69%। इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस बढ़ा दैट इज 69%, लेकिन इंडियन मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस बढ़ा वो कितना बढ़ा 133, यानी कि डबल, 69 का डबल। ये डबल हुआ कैसे? ये डबल इसलिए हुआ क्योंकि इस पीरियड में जो इंडियन रुपी है वो गिर गया और जो डॉलर है वो बढ़ गया। अब इस चीज को कैसे चेक करें, यहां पर एक और चार्ट ओपन कर लेते हैं और इंडियन रुपी का हम एक बार लेवल देखते हैं कि इस प्राइसेस में इस पीरियड में हुआ क्या है, यूएसडी आईएनआर में क्या हुआ है। ये सारी कहानी आपको समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। हम यहाँ पर 2015 मार्च की बात कर रहे हैं। मार्च 2015 में क्या प्राइस था? 62 प्राइस था और अभी कितना है? 82 है। अब आप इस बात को समझो, ये कितने परसेंट इंक्रीज हो गया है? दिस इज 33%। 1/3 का इंपैक्ट तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपी के गिरने से आया है। अब आप इस बात को, सारी बात को समझ जाओ। सबसे पहले मैं एक बार समराइज करता हूं, जो टाइटन है, टाइटन का मेन बिजनेस टाइटन ब्रांड से नहीं आता, तनिष्क से आता है, जो इनका ज्वेलरी बिजनेस है।
वो 90% होल्ड करती है। और 90% में जो ओवरऑल ग्रोथ हुआ है पिछले 10 साल में वो हुआ है 5 टाइम्स, लेकिन 5 टाइम्स में 2.25 टाइम्स या 2 टाइम्स हुआ है सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से, ना कि वॉल्यूम ग्रोथ आने से। यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में जो ग्रोथ आई है ओवरऑल वो आई है 2.5 टाइम्स ओनली, और लास्ट 8 ईयर्स में जो ग्रोथ आई है वो सिर्फ डबल हुआ है, डबल से भी कम ही हुआ है। तो ये रीजन क्या रहा? रीजन रहा कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़े और यहां पर डॉलर के भी प्राइसेस बढ़े, दोनों प्राइसेस बढ़े यहां पर। और दोनों प्राइसेस बढ़ने से अब प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आती है वो मैं आपको बताता हूं। सेल्स, मैंने बताया कि सेल्स कैसे बढ़ती है। सेल्स बढ़ती है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, यानी कि पहले अगर 1 रिंग सेल करते थे 10 ग्राम की, तो अभी ये 2 रिंग सेल करते हैं 10 ग्राम की। और ये कितने पीरियड की बात है? ये लास्ट 9-10 ईयर्स का गैप है, यानी कि सिर्फ डबल कर पाए हैं। तो लेकिन सेल्स यहां पर 5 टाइम्स हो गई। सेल्स 5 टाइम्स क्यों हो गई? क्योंकि पहले एक रिंग का जो प्राइस होता था वो 25,000 रुपीज होता था 10 ग्राम का, अभी कितना होता है? अभी होता है 60,000 रुपीज। तो जो सेल्स बढ़ी है वो इस वजह से बढ़ी है। एक ही रिंग बेची, एक के बदले 2 बेची, डबल हो जाना चाहिए था, डबल नहीं हुआ, यहां पर 5 टाइम्स हुआ क्योंकि 2.5 टाइम्स यहां पर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहां पर ये तो बात हो गई सेल्स के बढ़ने की। अब प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ती है? प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर बढ़ती है 2 रीजन से। एक, आज हमने गोल्ड परचेज किया, ध्यान से समझो इस बात को। आज हमने गोल्ड परचेज किया, से फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ रुपीस का गोल्ड परचेज किया टाइटन ने। अब इस गोल्ड को आज हमने परचेज करके हमने अपनी फैक्ट्रीज में इसको ज्वेलरी बनाने के लिए पास ऑन कर दिया कि आप इनकी ज्वेलरी बनाओ, और ज्वेलरी बनकर आ गई और हमारे पास वेयर हाउस में आ गई और हमारे पास जो रिटेल स्टोर्स है वहां पर आ गई। अब जब ये सारी चीजें आ गई तो इस बीच में जो 6 मंथ्स का टाइम लगा, इस बीच में क्या हुआ? जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो बढ़ गए। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो गया, तो इस वजह से इंडियन मार्केट में गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस ना बढ़ाओ, लेकिन इंडियन मार्केट में गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। अब गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो हमने खरीदा तो 1000 करोड़ का था, अभी 10% का प्राइस बढ़ गया तो अभी कितने का बिकेगा? अभी बिकेगा 1100 का गोल्ड बिकेगा। अब क्योंकि जो मेकिंग चार्जेस हैं, मेकिंग चार्जेस करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 20% मेकिंग चार्जेस लगाते हैं, तो अगर गोल्ड का प्राइस सेम रहता तो 1000 करोड़ के ऊपर 20% मेकिंग चार्जेस लगते हैं, यानी कि 200 करोड़। अभी क्या होगा? अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 1100, 10% गोल्ड के प्राइस बढ़ने की वजह से अब मेकिंग चार्जेस 20% लगेंगे इस बढ़े हुए प्राइस पर। तो यहां प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ी? प्रॉफिटेबिलिटी वॉल्यूम बढ़ने से नहीं बढ़ी, गोल्ड के प्राइस बढ़ने से बढ़ी, और उस गोल्ड के बढ़े हुए प्राइसेस के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज से मेकिंग चार्जेस लगाने की वजह से बढ़ी। तो आप इस बात को ध्यान से समझना। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये लगातार नए स्टोर्स ओपन करते जा रहे हैं, लगातार इनका माल बिकता जा रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट ए बेसिक नीड, ये बेसिक नीड नहीं है। और नंबर पहली पहली सबसे पहली बात, ये बेसिक नीड नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीज ऐसी नहीं है कि आज खरीदी कल को खराब हो गई। ये मेरी शादी की ये रिंग मेरी शादी की रिंग है, आप समझ के चलो। 14 ईयर्स हो गए हैं इस चीज को, इसका क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं। और अभी भी क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं, शायद बच्चों को ही पास ऑन होगी। तो ये चीज खत्म होने वाली नहीं होती। इसकी डिमांड वॉल्यूम में बहुत ज्यादा कभी बढ़ ही नहीं सकती, आप इस बात को समझो। एक बार चीज आ गई तो वो लगातार यूज होती है, हमेशा यूज होती है। कपड़े नहीं है फट जाएंगे, लगातार चाहिए, ये कभी नहीं फटते। और अगर टूट भी जाए तो दोबारा इसी का दूसरा कुछ बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ मेल्ट करके दोबारा बनाना पड़ता है। इस बात को समझना जरूरी है। अब यहां पर नेट प्रॉफिट बढ़ने के जो 2 रीजंस मैंने बताए, एक गोल्ड का प्राइस बढ़ना, जिससे जो गोल्ड हमने सस्ता खरीदा था अब वो बढ़े हुए प्राइस पर बेचना। दूसरा मेकिंग चार्जेस लगाना, और मेकिंग चार्जेस बढ़े हुए प्राइस पर लगाना। ये सारे रीजंस हैं। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? आज की डेट में क्या प्रॉब्लम आती है? जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गोल्ड का प्राइस एंड यूएसडी आईएनआर, ये ट्रिपल टॉप बनाते हुए नजर आते हैं। और इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बात और बताता हूं कि गोल्ड के प्राइस जब बढ़ने बंद हो जाएं तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने कैसा बिहेव किया और कैसा यहां पर रिस्पॉन्स किया, इस बात को समझ लेते हैं। तो गोल्ड के प्राइसेस कब नहीं बढ़े, अब इस बात को अगर हम समझें तो 2013 से लेकर ये इंडियन प्राइस ही में ये तो यूएसडी आईएनआर है। हम गोल्ड का प्राइस ओपन कर लेते हैं, और गोल्ड का प्राइस हमारा ये पूरा लेवल है, और गोल्ड इंडियन रुपीज में हमने यहां पर लिया हुआ है एग्जैक्टली। तो आप यहां ध्यान से समझो, इंडियन रुपीज में 2013 से नहीं है, 12 से नहीं है। हम यहां पर ये पीरियड ले लें कि 2015 और 2015 से भी पीछे जाते हैं, यानी कि 2013 से लेकर
2017-18 तक आप ये समझो, ये पूरा पीरियड गोल्ड का सेम प्राइस रहा। इस पूरे पीरियड में गोल्ड के प्राइस ने कुछ भी नहीं किया, कोई अपसाइड मूवमेंट नहीं आई। अब जब गोल्ड का प्राइस इस पीरियड में नहीं बढ़ा तो टाइटन के शेयर ने, टाइटन की सेल्स ने कैसा परफॉर्म किया, मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं। टाइटन की सेल्स 2012 से लेकर 13, 14, 15, 16, आप ये देखो 16 तक, 17 तक कुछ भी नहीं बढ़ा। यहां पर 2012 से लेकर 2016 तक टाइटन के सेल्स में कुछ भी इजाफा नहीं हुआ, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? इतने सारे सालों में, 4 साल में क्यों कुछ नहीं बढ़ा? यही रीजन है 4 साल में क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस नहीं बढ़े, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। यहां पर सिर्फ गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं। गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो इनकी सेल्स बढ़ती है, नहीं बढ़ते तो नहीं बढ़ता। अब जब ये नहीं बढ़ा तो आप यहां पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी को देखो कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी क्या? नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं बढ़ी इन सारे सालों में। 700 करोड़ से सिर्फ 800 करोड़ हुई 4 साल में। यानी कि जब गोल्ड के प्राइसेस रुक जाएंगे तो टाइटन भी यहां पर रुक जाएगा, इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, क्योंकि बाकी सेगमेंट्स तो कुछ करते ही नहीं है। जो वो चीज है कुछ नहीं करते और ना नेट प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ करते हैं। इनकी कुछ हैसियत नहीं है टाइटन में। अब यहां पर आज की डेट में क्या नजर आता है? अगर हम गोल्ड का यहां पर सिनेरियो ले लें तो यहां गोल्ड में एक का ट्रिपल टॉप बनते हुए नजर आता है और वो ट्रिपल टॉप कुछ इस तरीके से है। यहां पर आप ये ट्रिपल टॉप, मैं किस बेस पर इसको ट्रिपल टॉप कह रहा हूं? ट्रिपल टॉप मैं इस बेस पर कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं विवेक भाई ये कप विद हैंडल भी तो हो सकता है। ये कप विद हैंडल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हैंडल कभी भी कप से नीचे नहीं होता। यहां पर इस बात को ध्यान से समझो, हैंडल कभी भी कप से नीचे नहीं होता और जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो वो ट्रिपल टॉप ही होता है। यानी कि ट्रिपल टॉप में एक लेवल हमारा ये है, दूसरा लेवल ये है और थर्ड लेवल ये है। ये गोल्ड के प्राइसेस यहां पर किसी भी तरीके से बढ़ने बंद हो रहे हैं। और एक और रीजन मैं आपको बताता हूं। गोल्ड के प्राइसेस हमेशा जब बढ़ते हैं जब ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में यहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो। इन्फ्लेशन की हद हो चुकी है, पूरा वर्ल्ड इन्फ्लेशन की मार झेल चुका है। अब यहां पर गोल्ड भी इन्फ्लेशन के कूल ऑफ होने से यहां पर गोल्ड भी रुकेगा, इवन नीचे भी आएगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो एक तो गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने बंद हो रहे हैं, ट्रिपल टॉप बन रहा है। उसके साथ में एक और चीज क्या है यहां पर, जो यूएसडी आईएनआर है, यूएसडी आईएनआर इज ऑल्सो मेकिंग ए टॉप नाउ। अगर आप यूएसडी आईएनआर की पूरी चाल कभी भी देखोगे तो जब भी इसने कोई नया हाई बनाया उसके बाद कुछ सालों तक नीचे रहा, फिर नया हाई बनाया, फिर कुछ सालों तक नीचे रहा, फिर नया हाई बनाया, फिर साल तक नीचे रहा, फिर अब नया हाई बनाया है। ये कुछ सालों तक नीचे ही रहने वाला है क्योंकि कोई भी इकोनॉमी लगातार डेप्रिशिएट अगर करती रहेगी करेंसी तो काम नहीं कर सकती। एंड इंडिया इतनी भी कमजोर नहीं है आज की डेट में, खासतौर से इस बात का हम सबको पता है। अब यहां पर चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है यूएसडी आईएनआर में, यहां पर भी एक का एग्जैक्टली इसी तरह का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आता है जहां पर हम ऊपर के लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। यानी कि ये एक का लगातार टॉप बन रहा है बार बार और ऊपर के लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर के लेवल पर है, ये कैसे पता चल रहा है? यहां पर ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहां रुका ही नहीं, यहां से सीधा बाउंस बैक किया, यहां से बाउंस बैक किया, यहां से ये बाउंस बैक किया, यहां थोड़ा सा रुका। एक्चुअल में ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ही था, लेकिन एक बार फिर से परेशान करने के लिए लेकर आया जाएगा और उसके बाद में जो ये वेज पैटर्न बन रहा है ना, ये वेज पैटर्न यहां से नीचे की तरफ को ब्रेकआउट देगा और ये 100% ब्रेकआउट देगा। आप इस चीज को देख लेना, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यहां से ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा नीचे को और ये कहीं ना कहीं 80 की रेंज में आकर यहां पर सेटल होगा। तो जो इसको सपोर्ट मिली थी गोल्ड को लगातार यूएसडी के ऊपर जाने से, वो सपोर्ट यहां पर बेकार हो जाती है पूरी तरीके से। तो यहां से आप ध्यान से समझो, जो गोल्ड है वो भी नीचे आता हुआ नजर आता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि गोल्ड यहां पर नीचे आता हुआ नजर आता है। यूएसडी आईएनआर ये भी नीचे आता हुआ नजर आता है। अब इसके नीचे आने से क्या होगा? जो इन्वेंट्री टाइटन ने होल्ड करके रखी हुई है ना, इतनी ह्यूज क्वांटिटी, उसके जब मार्केट में वो जब रिटेल में सेल करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भैया हमने तो 60,000 रुपए का भाव देखा था, हम तो 60,000 के प्राइस पर ही आपको बेचेंगे, लेना हो तो लो अदरवाइज मत लो। तो कोई भी ग्राहक नहीं लेगा, वो वापस कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो इनको मार्केट रेट पर ही बेचना पड़ेगा। मार्केट रेट पर बेचने से क्या होगा? सेल्स वैल्यू कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मेकिंग चार्जेस हैं वो जो प्राइस होता है उसके ऊपर लगता है। मेकिंग चार्जेस फिक्स नहीं होता, परसेंटेज वाइज होता है। तो अगर 60,000
पर 10 ग्राम है, वो किसी ने सामान लिया, उस पर 20% लगेगा। अभी प्राइस अगर 55,000 हो जाएगा ना, तो उसके ऊपर 20% लगेगा, यानी कि मेकिंग चार्जेस भी कम हो गए, वैल्यू भी कम हो गई। यहाँ डबल डबल नुकसान है। अब इनके पास इन्वेंट्री इतनी बड़ी है कि उसी को ये खाली कर लें तो बहुत बड़ी बात है। इस चीज को कैसे चेक करते हैं? हम यहाँ पर बैलेंस शीट में जाते हैं, नीचे जाके, और बैलेंस शीट में हम अदर एसेट्स में यहां पर क्लिक करके चेक करते हैं। हाईएस्ट एवर इन्वेंट्री है लास्ट 2 ईयर के कंपैरिजन में, दिस इज डबल। आप समझो इस बात को, और इन्वेंट्री ये एक्युमुलेट नहीं कर सकते। अगर इनको और इन्वेंट्री एक्युमुलेट करनी होगी तो जो लोन इनका ऑलरेडी हायर स्टेज पर है ना, आज तक का सबसे ज्यादा लोन है इनके पास 9,300 करोड़ रुपीस, इतनी स्पीड से कुछ नहीं बढ़ा। अब से 5 साल पहले आप सिचुएशन देखो क्या थी। 5,000 करोड़ अपने थे, लोन था 1,600 का, 1/3 का लोन था। अभी क्या सिचुएशन है? ऑलमोस्ट बराबर पहुंच रहे हैं, 1/3 की बात छोड़ो आप। तो ये किसी भी तरह से सिचुएशन यहां पर अच्छी नहीं है। अब यहाँ टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, मैं आपको एक बार वो दिखाता हूं। टाइटन में यहां पर एक का अच्छा खासा ब्रेकडाउन होने वाला टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। सबसे पहले यहां पर हम ऊपर का लेवल चेक कर लेते हैं कि ये एक लेवल है। आ क्यों नहीं रहा है, आई डोंट नो। एक बार दोबारा से चेक करते हैं। अब ये आ जाएगा, शायद नहीं आया। व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक बार चेक करते हैं फिर से। और यहाँ पर दूसरा मैं इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ, शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि जब इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता तो ये लाइन नहीं दिखाता और उसके बाद लाइन दिखा देता है, और अभी भी नहीं दिखाई इसने, कुछ प्रॉब्लम है। एनीवेज हम यहाँ पर लाइन ले रहे हैं, लाइन नहीं दिखा रहा है। सब कुछ तो है, फिर लाइन क्यों नहीं है? एक बार हम इसको बंद कर देते हैं और दोबारा से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से लाइन लेते हैं, ये लाइन भी नहीं है। हम इसको भी बंद कर लेते हैं, एक बार फिर से ओपन करते हैं और चार्ट ओपन करते हैं। चार्ट ओपन करते हुए देखते हैं टाइटन का, एक बार चार्ट ओपन करते हैं। टाइटन हमने ओपन किया, ओपन तो हो गया और लाइन हमारी सारी की सारी नजर आ गई, जितनी भी हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी। तो हाँ, एक एक करके सारी ही लाइन आ गई, सारी लगातार ड्रॉ हो रही थी, हमें दिख नहीं रही थी। रीजन कुछ भी है, छोड़ देते हैं उस रीजन को। सो यहाँ पर हमने लाइन ऊपर ड्रॉ की। ये हमारा रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हुआ था सबसे पहले, और उसके बाद में जितनी बार भी ऊपर गया है ना, सिर्फ माल निकालने के लिए गया है। मार्क माय वर्ड्स, आप ध्यान रखना इस चीज को। ये सारा एक्सपीरियंस है किस तरीके से चीजें काम करती हैं। और अभी फिर से इसने नीचे आना शुरू किया, और यहां से लेकर यहां ये इस तरीके से एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ट्रिपल टॉप के साथ। और ये ट्रायंगल पैटर्न किसी भी कीमत पर किसी भी सिचुएशन में ड्रॉप होना ही है। और मेरे हिसाब से जो इसका सपोर्ट आता है, सबसे पहला जो सपोर्ट है वो हमारा ये आता है, जो ये हमारे सपोर्ट्स हैं। और एक्चुअल में जो सपोर्ट आता है वो 1800 के आसपास आता है, अभी 2700 है। अभी ये सपोर्ट को एक तो बिजनेस रीजन बताया, एक फंडामेंटल रीजन बताया। यहाँ पर लोन भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 74 का पी रेशो होना। 74 का पी रेशो उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में इंडियन मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए कहीं से भी नजर ही नहीं आते, और जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर बढ़ती है टाइटन की, वो सारी की सारी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से बढ़ती है। इंटरनेशनल मार्केट में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में साथ ही साथ इंडियन रुपी के डेप्रिशिएट होने से, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस जरूरत से ज्यादा स्पीड से बढ़ते हैं। यहां पर इन सब बातों को समझने की जरूरत है। अगर ये सब बातें हम नहीं समझ पाएंगे तो मीन्स हम लोग कहीं ना कहीं इस कंपनी को ग्रेट कंपनी समझकर हाई लेवल पर फंस जाएंगे, और अगले 2-3 साल तक सेम प्राइस पर स्टॉक प्राइस चलता रहेगा, और हमें लगेगा कि हमें ट्रेड करना नहीं आता। एक्चुअल में पहले स्टडी करना जरूरी है। एक और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक इस स्टॉक को टॉप पर रखने में किसका हाथ था? मीन्स हाथ इन द सेंस, हु इज द HNI इन्वेस्टर? राकेश झुनझुनवाला जी की इसमें सबसे बड़ी यहाँ पर हिस्सेदारी थी। और इस चीज को हम चेक भी कर सकते हैं, पब्लिक में जाकर देखें तो राकेश झुनझुनवाला जी की हिस्सेदारी थी, रेखा जी की हिस्सेदारी थी। अब राकेश झुनझुनवाला जी के जाने के बाद ये सारी जो शेयर होल्डिंग है ये मूव कर गई है रेखा जी के पास। एंड रेखा जी, मेरे हिसाब से राकेश झुनझुनवाला जी वाज ए ट्रेडर एज वेल एज इन्वेस्टर। जितना मेरी समझ है, मेरे हिसाब से शायद रेखा झुनझुनवाला जी उस तरीके से F&O नहीं करेंगी, और ऐसा स्विंग ट्रेडिंग उस हिसाब से नहीं करेंगी F&O के हिसाब से, फ्यूचर्स के हिसाब से। मेरी समझ है, हो सकता है कि वो राकेश झुनझुनवाला जी से भी अच्छी यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर पाए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में प्ले कर पाए, मार्केट को डोमिनेट कर पाए। लेकिन मेरी समझ के हिसाब से शायद वो एक अच्छे इन्वेस्टर के रूप में ज्यादा काम करेंगे, और एक F&O के ट्रेडर नहीं बनेंगे, ये मेरी समझ है। तो यहां पर 75 के पी पर रोक पाना, जहां पर हाई ग्रोथ
रुक सी जाती हुई नजर आती है। सारी चीजें मैंने डिस्कस की, समझदार आप हो। मेरे हिसाब से डिसीजन नहीं लेना, मेरे हिसाब से किसी भी स्टॉक को किस तरीके से डिटेल में जाकर डिस्कस करके समझना है अगर यहां पर मिलियनियर और बिलियनियर बनना है तो। मिलियनियर और बिलियनियर बनने के लिए कौन यहां पर मिलियनियर और बिलियनियर बनते हैं, ये वीडियो कल परसों में आ जाएगी शाम को, देखना नहीं भूलना। और यहाँ पर दोस्तों के साथ शेयर करना आपका काम है, खुद सब्सक्राइब करना और दोस्तों को सब्सक्राइब कराना भी आपका काम है। मेरा काम आपको सिखाना है, आपका काम यहाँ पर दोस्तों का शेयर करके उनसे सब्सक्राइब कराना है और खुद भी सीखते रहना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।